जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण शादियां टिकती नहीं हैं या शादियां चल नहीं पा रही हैं, जिनके कारण विवाह में यानी आपके वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी समस्याएं आ रही हैं, डिवोर्स जैसी स्थितियां आ रही हैं, कोर्ट केसेस जैसी स्थितियां आ रही हैं। इस टाइम पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया से अवगत ना हो। इस टाइम पर सोशल मीडिया पर भी बैक टू बैक ऐसे ही केसेस सामने आ रहे हैं कि विवाह नहीं चल पा रहा है, विवाह में प्रताड़ना जैसी समस्याएं हैं, विवाह में कोर्ट केसेस जैसी संभावनाएं हैं, विवाह में एक्स्ट्रा मैरिटल की संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं, विवाह में डिवोर्स जैसी संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं। तो ऐसे कौन से पर्टिकुलर योग होते हैं जन्म कुंडली में जिनके कारण आपके वैवाहिक जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं? आज इस वीडियो को बनाने का मोटिव केवल और केवल इतना ही है कि यदि ये जो भी योग मैं आज बताऊंगी, ये योग आप लोगों की जन्म कुंडली में, किसी के भी जन्म कुंडली में यदि ये योग बन रहा है तो आप पहले से ही अवेयर हो जाएं, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर सही एकदम सटीक उपाय फॉलो करके अपने वैवाहिक जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ लास्ट में ये भी बताऊंगी कि ऐसे इन योगों के बाद अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जब ये योग अपने आप ही निष्फल हो जाते हैं। माना कि आपने देखा कि आपकी जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम मेरे जीवन में या मेरे स्पाउस के जीवन में या आप किसी की भी जन्म कुंडली देखते हैं उसके जीवन में ये समस्याएं नहीं आ रही हैं, तो ऐसा क्यों है, ये योग कैसे निष्फल हो जाते हैं, वो भी सही फलित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कब ये नेगेटिव योग आपके जीवन में फलित नहीं होंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो बिना लेकर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जन्म कुंडली में हमें 7th हाउस देखना होता है। 7th हाउस हमारे स्पाउस का घर होता है, हमारे विवाह का घर होता है, हमारे पार्टनरशिप का घर बोला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट घर जो होता है हमारी जन्म कुंडली में विवाह के लिए, वो 7th हाउस बोला जाता है। आपको स्क्रीन पर कुंडली दिख रही होगी, उस पर जहां पर 7 नंबर लिखा है वो होता है 7th हाउस। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट घर है 5th हाउस, जहां पर 5 नंबर लिखा है वो है 5th हाउस। 5th हाउस हमारा लव यानी कि लव रिलेशनशिप का घर होता है। तो यदि लव रिलेशनशिप और मैरिज रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों में केवल एक ही अंतर होता है कि लव रिलेशनशिप में आपके पास कमिटमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, और मैरिज लाइफ में आपको कमिटमेंट भी है और आपके पास जिम्मेदारियां भी हैं। तो सबसे पहले कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं केतुदेव। केतुदेव यदि आपके 7th हाउस में बैठे हैं तो वो विवाह में समस्याएं क्रिएट जरूर करते हैं, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। उसको विवाह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अलगाव जैसी स्थिति क्रिएट कर देता है, वो डिटैचमेंट जैसी स्थिति क्रिएट कर देता है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने स्पाउस के एफर्ट्स को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो यहाँ पर वैसे ही विवाह में समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन इसमें अब आपकी विवाह अच्छा कब रहेगा, यदि केतु आपके 7th हाउस में बैठा है और यदि आपका पार्टनर स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, पूजा पाठ वाला व्यक्ति है, तब आपके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। केतु 7th हाउस में है, पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है, मटेरियलिस्टिक है, तो आपके जीवन में समस्याएं आना तय है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है शनिदेव। शनिदेव जब 7th हाउस में बैठते हैं तब भी विवाह में समस्याएं क्रिएट करते हैं। शनिदेव एकदम ठंडे प्लैनेट हैं, वो मतलब विवाह में एकदम ठंडापन क्रिएट कर देते हैं। दूसरी फिलोसफी है कि शनिदेव पेन के कारक ग्रह हैं, तो यदि वो विवाह के घर में बैठेंगे तो वहां पर भी पेन जैसी समस्याएं देंगे। लेकिन वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपके ये गलत नेगेटिव कॉम्बिनेशन से आपको बचा सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन आपके विवाह में कोई भी प्रकार की बाधा क्रिएट नहीं करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है कि यदि आपके 7th हाउस में राहु विराजमान है तब भी आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्रिएट कर देता है। लेकिन राहु अकेला कभी भी डिवोर्स नहीं करवाता। राहु यहां बैठकर एक्स्ट्रा मैरिटल दे सकता है, लेकिन वो एफिलिक्शन में हो तब देगा। अकेला राहु भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो समस्याएं जरूर क्रिएट करता है वैवाहिक जीवन में। इल्यूजन क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। आपका पार्टनर आपको बहुत शक की नजर से देखता है, आपके जीवन में मतलब बिना बात की समस्याएं आ जाती है। आप दोनों एक दूसरे के एफर्ट्स को देख नहीं पाते हैं, तो ये समस्याएं राहु क्रिएट कर देता है। एक पार्टनर जब राहु 7th हाउस में होता है तो स्पाउस में से एक व्यक्ति होगा जो बहुत पॉजेसिव होगा और एक व्यक्ति होगा जिसे कुछ खास मतलब ही नहीं होगा, तो इसलिए ये मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये प्लैनेट्स आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी समस्याएं कौन से प्लैनेट्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र और राहु की युति है तब भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शुक्र को प्रेम का कारक ग्रह बोला जाता है और राहु को एक्सपेंशन, मतलब जिसकी भी जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है उसको प्रेम का एक्सपेंशन यानी कि बहुत प्रेम चाहिए, तो इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ चला जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, यदि आपकी जन्म कुंडली के किसी भी घर में शुक्र और बुध की युति है तब भी आपको या आपके पार्टनर को या आप जिसकी भी जन्म कुंडली देख रहे हैं उसकी कुंडली में यदि शुक्र और बुध की युति है तो ये बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि ये व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आगे बढ़ सकता है। कॉम्बिनेशन आपको अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट
डिस्ट्रक्शन का काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता विवाह के लिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट योग है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के किसी भी घर में शुक्र और केतु की युति है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन है। यदि ये किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में है तो वो दो चीज कर सकता है, या तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएगा या वो पूरा ही आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा। ये बहुत हाई एनर्जी कॉम्बिनेशन है। तो ये कहीं ना कहीं अगर केतु की डिग्री ज्यादा है, केतु ज्यादा प्रोमिनेंट है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रहेगा, बहुत पूजा पाठ करेगा, बहुत मंत्र जाप उच्चारण करेगा। और यदि कहीं भी शुक्र की डिग्री ज्यादा है और शुक्र ज्यादा प्रबल है कुंडली में, तब ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ ले जाएगा। तो यदि देखा जाए तो शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, लेकिन इसे आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब तक आप व्यक्ति के को जानेंगे नहीं या उसके बिहेवियर को जानेंगे नहीं, तब तक ये कॉम्बिनेशन के बारे में आप डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी कॉम्बिनेशन है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र इन दोनों की युति हो, या मंगल शुक्र बुध ये तीनों की युति है आपकी जन्म कुंडली के किसी भी एक घर में, तो ये श्योर कॉम्बिनेशन हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ढकेल सकता है। बहुत हाई चांसेस होते हैं जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है वो ज्यादातर लोग लव मैरिज करते हैं, और जिसमें कि इन ही लोगों को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की मैरिज ज्यादा चलती नहीं है। तो यदि शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है आपकी जन्म कुंडली में, तो प्लीज आप लव मैरिज की तरफ आगे नहीं बढ़िए। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं करवाता लेकिन मैरिज में समस्याएं जरूर क्रिएट कर देता है। यदि सूर्य सन आपका फर्स्ट हाउस में बैठ जाए या सेवेंथ हाउस में बैठ जाए, तो ये आपकी मैरिज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो मतलब ये जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि सेवेंथ हाउस में या लग्न में बैठा है, तो वो व्यक्ति डोमिनेटिंग नेचर का बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने स्पाउस को वो स्पेस नहीं दे पाता, जिसके कारण उनकी मैरिज लाइफ में समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जन्म कुंडली में जब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड इन घरों में बैठता है तो वो मैरिज लाइफ में समस्याएं क्रिएट कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड छठे घर में बैठा हो या आठवें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठ जाए, तो मैरिज में समस्याएं आना काफी हद तक तय हो जाता है। इसलिए सेवेंथ हाउस का लॉर्ड छठे घर, आठवें घर और 12वें घर में बैठना शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो वो आपके वैवाहिक जीवन में नुकसान जैसी संभावनाएं क्रिएट कर देता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गई जन्म कुंडली की बात। यदि यही सारे कॉम्बिनेशन आपके D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली में बन रहे हैं, तो आप ये 100% श्योर हो जाइए कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आना तय है। हर व्यक्ति जब अपनी जन्म कुंडली बनाता है किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो जब जन्म कुंडली निकल कर आती है उसी के साथ एक नवमांश कुंडली भी रहती है जिसे हम D9 चार्ट बोलते हैं। यदि सेम कॉम्बिनेशन D9 चार्ट में भी बन रहे हैं तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी। अब बात करते हैं कि ये सब कॉम्बिनेशन आपने देख लिए, D9 चार्ट भी देख लिया, और यदि आपकी लग्न कुंडली में ये सब कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और आपके जीवन में ये समस्याएं नहीं चल रही हैं या नहीं आएंगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि। यदि आपके सेवेंथ हाउस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं आपके सेवेंथ हाउस को प्रोटेक्ट कर रही है। गुरुदेव बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसलिए गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि यदि सेवेंथ हाउस पर पड़ती है तो वो एकदम संजीवनी की तरह काम करती है। आपके सेवेंथ हाउस, आपके स्पाउस, आपके वैवाहिक जीवन को किसी भी गलत चीजों से बचा कर रखती है। यदि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके सेवेंथ हाउस पर है तो आपके जीवन में समस्या हो सकता है थोड़ा बहुत आए, लेकिन बहुत हाई डेंसिटी नहीं रहेगी आपके जीवन में समस्याओं की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, जैसे कि माना यदि 7वें घर का लॉर्ड बनता है शुक्र, यदि कि माना कि तुला राशि 7वें घर में फॉल कर रही है तो 7वें घर का लॉर्ड बन गए शुक्रदेव। शुक्रदेव अपने खुद के ही घर पर यानी लग्न में बैठकर अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, 7वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि यदि 7वें घर पर अपने खुद के लॉर्ड की दृष्टि पड़ रही है तो वो आपके 7वें घर की हानि को बचा लेगा, यानी आपके 7वें घर को हानि नहीं पहुंचने देगा, आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्रिएट नहीं होने देगा। और लास्ट में एक रामबाण उपाय, यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो आप मधुराष्टकम का पाठ कीजिए, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मधुराष्टकम एकमात्र रेमेडी है जो वैवाहिक जीवन के सुख में वृद्धि करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।